नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आयतन आज इंस्पायर टू हिंदी से। और आज हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स के लेटेस्ट डिवाइस इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के बारे में। भाई साहब, इस फ़ोन को मैं पहले ही अनबॉक्स कर चुका हूं और मेरे पास ये मतलब अभी काफ़ी समय से है। एंड ये बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मेरे साथ होता है कि मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू नहीं कर पाता और किसी टाइम वगैरह के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि मुझे वीडियो जल्दी डालनी होती है, तो मैं सोचता हूँ कि यार लॉन्ग टर्म रिव्यू आराम से करूँगा। इस बार मैंने बहुत टाइम लिया। इस बार मैंने कहा भाई कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर्सनल लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी एंड फिर मुझे ये लगा कि यार अनबॉक्सिंग छोटा सा डालने से कोई मज़ा नहीं है ज़िंदगी में। टाइम लगाते हैं, टाइम लगाया इस फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा, इसको काफ़ी ज़्यादा दबा के भर भर के यूज़ करा है और बड़ी सारी चीज़ें मुझे जानने को मिली इसके बारे में। कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी अच्छी जानने को मिली हैं, कुछ चीज़ें कुछ अलग अलग सी जानने को मिली हैं। तो जो भी मुझे जानने को मिला है वो आज मैं आपको बताता हूँ। और शुरुआत करते हैं एक तड़कते भड़कते से सौंदर्य प्रदर्शन के साथ। हाँ, तो वही ये सबसे लेटेस्ट डिवाइस है इन्फिनिक्स द्वारा गेमिंग सेगमेंट में। और ये उनका शायद से अभी तक का सबसे पावरफुल डिवाइस है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। और सबसे पहली चीज़ जो आपको बॉक्स के अंदर मिलती है वो मिलता है स्मार्टफोन, और अंदर आपको इसके लिए 33 वॉट का फास्ट चार्जर भी इन्होंने दिया हुआ है। USB-C केबल मिलती है अंदर, ट्रांसपेरेंट TPU कवर मिलता है, टेम्पर्ड ग्लास तक दिया है इस बार इन्होंने। भाई खतरनाक बात। अब जैसे आप ये जानते हैं कि मेरी हमेशा से ये दिक्कत रही है इन्फिनिक्स से कि भाई ये लोग वो क्यों देते हैं कि मतलब बॉक्स के अंदर ये लोग जो हमेशा स्क्रीन प्रोटेक्टर देते हैं, प्लास्टिक स्क्रीन प्रोटेक्टर, मेरी हमेशा से लड़ाई रहती थी कि भाई ये जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है ये अलग से क्यों दिया गया है, पहले से प्री अप्लाइड क्यों नहीं है। और इस बार तो ये चीज़ और खतरनाक हो गई। बिकॉज मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, आई एम वेरी अप्रिशिएटिव। इस बात को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई साहब इन्होंने पूरे एक टेम्पर्ड ग्लास अंदर दिया। बट आप तो जानती हैं मैं कितना नौसीखिया किस्म का आदमी हूँ, और फिर मैंने क्या करा, मैं तो हूँ नौसीखिया। मैं लगाने गया टेम्पर्ड ग्लास और ये देखो भाई, रुको साफ करके दिखाता हूँ। और इसमें मतलब कितनी कितनी जगह पे मेरे से ये डस्ट और बबल आ गया। तो भाई अगर आपको मतलब भले ही ब्रांड ने आपको बॉक्स के अंदर टेम्पर्ड ग्लास दिया है, बट आप ज़्यादा मतलब बॉन्ड ना बने, बाहर जाइए, जो प्रोफेशनल होता है उसी से लगाइए, जिसका काम है उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये तो मैंने थोड़ा गंदा कर दिया है, बट ठीक है। मतलब अच्छी बात मुझे ये लगी कि बॉक्स के अंदर मैं शायद से बहुत दिनों बाद किसी ब्रांड को देख रहा हूँ कि उन्होंने टेम्पर्ड ग्लास प्रोवाइड करा है किसी स्मार्टफोन के लिए। तो वो जो प्रो नाम दिया शायद से कुछ हद तक जस्टिफाई हो जाता है। इसके अलावा आपको बॉक्स के अंदर मिलता है इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन, सिमट्री इजेक्टर टूल जो है वो मिलता है। और आइए ज़रा बात करते हैं बिल्ड और डिज़ाइन के बारे में। तो भाई मेरे पास जो ये पर्टिकुलर मॉडल है ये नॉर्डिक सीक्रेट रंग में है। ठीक है, इसके 3 कलर वाले वेरिएंट है। एक है नॉर्डिक सीक्रेट, जिसका मतलब शुरुआत से ऊपर से टॉप से बॉटम तक ये अलग सा मतलब मस्त सा डिज़ाइन है, मैट टाइप की सी फिनिश है पीछे। और उसके अलावा 2 और कलर्स हैं इसके। एक कलर इसका 90 डिग्री ब्लैक और दूसरा है 7 डिग्री पर्पल। अब भाई नॉर्डिक सीक्रेट रंग के पीछे कई लोग सोचते हैं ना इसका मतलब क्या होता है भाई, कि ऐसे शब्द कोई ब्रांड क्यों यूज़ करता है, अर्थ क्या हुआ। सिंपल भाई मैं समझा देता हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा इन मामलों में थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। तो नॉर्स माइथोलॉजी जो होती है, जिसके अंदर आपके वाइकिंग्स होते हैं और आपके थॉर देवता हो गया, ओडिन देवता हो गया, यानी जितने भी पेगन गॉड्स होते हैं, तो ये नॉर्स माइथोलॉजी है। ठीक है, और नॉर्स माइथोलॉजी में आपको अगर पता होगा बाइफ्रॉस्ट जो रेनबो ब्रिज होती है, रेनबो ब्रिज के कलर कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। और नॉर्डिक सीक्रेट है ये कलर्स। तो इसमें भी, और नॉर्स माइथोलॉजी ज़्यादातर किन किन एरिया से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है ग्रीनलैंड, आइसलैंड और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है उनसे रिलेटेड है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादातर आइस होता है। ठीक है, और आइस पे आपको ऐसे कलर्स कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। और उनकी जो माइथोलॉजी है बाइफ्रॉस्ट वाली, कि वहाँ पे भी रेनबो ब्रिज होता है, तो ऑलमोस्ट वैसे टाइप के कलर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो उससे वो शायद से नॉर्डिक सीक्रेट रंग इंस्पायर्ड था, नाम इंस्पायर्ड था। इस फैक्ट की कोई जरूरत नहीं थी, एकदम ही फालतू फैक्ट है, लेकिन भैया घर भी तो चलाना है, रोजी रोटी कमानी है, तो वॉच टाइम भरने के लिए कुछ तो मैं बोलूंगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसके अलावा बिल्ड और डिजाइन की मैं और बात करूं तो बैक पे एकदम लस्ट्रस सा टेक्सचर्ड डिजाइन दे रखा है इन्होंने। और फोन जो है यार थोड़ा सा बड़ा और भारी है भाई। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा सा बड़ा और भारी है। मुझे इतने बड़े फ़ोन्स पर्सनली नहीं पसंद है। 6.95 इंच की डिस्प्ले, जो कि एक्चुअली में बहुत बड़ी डिस्प्ले होती है, थोड़ी सी भी और बड़ी होती तो मैं इसको टैबलेट बोल देता। बट ये है कि काफ़ी हद तक इतना सब होने के बावजूद जो एक होता है ना फील इन हैंड, उस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। कहीं एक स्पेसिफिक पॉइंट से फ़ोन भारी नहीं लगता है हाथ में चलाते वक्त, बहुत ही बढ़िया बात है। इसी के अलावा ये जो फ़ोन है 207 ग्राम्स वे करता है। तो 207 ग्राम्स कोई हल्का नहीं होता, पर कोई ऐसे एकदम छत फाड़ वाला भारी भी नहीं होता।
ठीक ठाक भारी है एंड हाथ में फील ठीक ठाक है। बैक पे आप ये ध्यान से देखोगे नहीं, जो कैमरा बम पे थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ है, लेकिन जो बॉक्स के अंदर टीपीयू कवर दिया होता है उसके साथ इसके ऊपर चढ़ा के कुछ हद तक ये प्रॉब्लम मिटिगेट हो जाती है कि उतना फिर बड़ा और भारी सा नहीं लगता है तब। तो वेल एंड गुड भाई कि मतलब बॉक्स के अंदर आपको टीपीयू कवर मिल रहा है और उससे ये दिक्कत आपकी सॉल्व हो रही है। बट एज सच अगर आप इसको ऐसे ही किसी टेबल पे रख दोगे और आपको फोन को एकदम नग्न अवस्था में चलाने में मजा आता है, तो आप भाई आपके स्क्रैचेस बहुत तेजी से पड़ सकते हैं। और ये जो कैमरा मॉड्यूल है इस पर तो डेफिनेटली साइड में स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। मैंने भी अभी बिना उसके चलाया है, मैं भी थोड़ा नग्न अवस्था में फ़ोन को चलाने में काफ़ी यकीन रखता हूँ, तो मैंने ये नोटिस करा कि भाई काफ़ी ज़्यादा साइड में स्क्रैच स्क्रूच आ गए अभी से ही। तो ये चीज़ ऐसी है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस पर। और जिन लोगों के मेरी तरह बड़े वाले हाथ नहीं है उन लोगों को शायद से इस डिस्प्ले पे मतलब एंड टू एंड अपना अंगूठा पहुँचाने में बहुत दिक्कत फील होगी। मतलब कि एक एंड से दूसरे एंड तक अंगूठा पहुंचाने के लिए ना ऐसे ऐसे उंगलियों को एडजस्ट करना पड़ता है। मेरे बड़े हाथ है तब भी मुझे एडजस्ट करना पड़ता है, तो जिनके छोटे हाथ हैं उनको तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो वो भी एक अलग सी खतरनाक वाली बात है। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इस फोन के पावर बटन के अंदर ही दे रखा है, ठीक है। और अच्छी बात मुझे लगी, काफी हद तक फास्ट और एक्यूरेट है वो। USB-C पोर्ट बॉटम पे दे रखा है स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन होल के साथ। इस फोन के अंदर जो फ्रंट फ्लैश है उसे एज ए LED इंडिकेटर नोटिफिकेशंस के लिए मुझे नहीं लगता कि ये काम करता है, और इसको डेफिनेटली इसको डेवलप करवाया जा सकता है एज एन LED इंडिकेटर, बट पता नहीं कैसे होगा, वो कैसे होगा, या सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू हो सकता है। तो वो चीज़ हो जाती है तो बहुत वेल एंड गुड। अभी तक मुझे नहीं देखने को मिली है, मतलब ये चीज़ संभव है, पॉसिबल है, बट पता नहीं शायद से मैंने मिस कर दिया, या मैं अपने आप को कोई नोटिफिकेशन भेज के देखता हूँ तो शायद से ये बत्ती जल जाए। तो या इसकी कोई सीक्रेट सेटिंग होती है इनेबल करने की, मुझे अब तक नहीं मिली है ये। बट अगर यही जो सामने फ्लैश लाइट इन्होंने दे रखी, जो कि बहुत मस्त चीज़ है, ये अगर एज एन LED इंडिकेटर डेवलप हो जाती तो और मज़ा आया था ज़िंदगी में। इसी के अलावा बिल्ड और डिज़ाइन में और ही अन्य चीज़ों की बात की जाए तो इसके अंदर बैक पे LED फ्लैश मौजूद है, और 7.8 मिलीमीटर्स पे काफ़ी हद तक पतला दुबला सा फ़ोन तो मुझे लगा। और कैमरा बम्प तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो 7.8 मिलीमीटर से तो ज़्यादा ही बड़ा सा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बोलूँगा कि काफ़ी हद तक बड़ा लगा मुझे फ़ोन। अगर 6.1 इंच की डिस्प्ले तक का मुझे फ़ोन काफ़ी हद तक हैंडी या यूजेबल लगता है, लेकिन ठीक है, कई लोगों को मल्टीमीडिया देखने के लिए ये फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा क्योंकि बड़ा सा है, तो वो अच्छी बात है। और एक और बात ध्यान में रखने वाली ये है कि ये जो पर्टिकुलर रंग है इसका, नॉर्डिक सीक्रेट, इसमें ना टू टोन डिजाइन नहीं है, ये टॉप टू बॉटम एकदम मैट फिनिश है इसमें। तो इसमें ना फिंगरप्रिंट्स आते हैं बैक पे, ना स्मजेस आते हैं, और भले ही पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, बट ये जो फिंगरप्रिंट नहीं आते और स्मजेस नहीं आते, वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक सही लगी। हो सकता है कि ग्लास बैक दी होती तो और ज़्यादा प्रीमियम फील आती, वो डेफिनेटली प्रीमियम फील आती, बट फिर वो गंदा भी उतनी जल्दी होता है। तो लाइक ये एक मतलब ऐसी चीज़ है कि एक तरफ जाओगे तो एक बेनिफिट मिलेगा, दूसरी तरफ जाओगे दूसरा बेनिफिट मिलेगा, दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। तो उस मामले में आपको खुद ही डिसाइड करना है कि ग्लास बैक चाहिए जो कि तेज़ी से टूट सकती है और जो गंदी हो सकती है लेकिन देखने में सुंदर लगेगी, या फिर आपको ऐसी प्लास्टिक बैग चाहिए जो कि तेज़ी से टूटेगी नहीं, उतनी जल्दी गंदी नहीं होगी, बट शायद से उतना ज़्यादा प्रीमियम लुक ना दे। खुद ही आपको चूज करना है, मैं तो बताने आया हूँ भाई, लेना तो खुद ही है सब कुछ, तो ये आपको डिसाइड करना है। इसी के अलावा अगर हम बात करें अन्य चीज़ों के बारे में, जैसे कि डिस्प्ले, तो बड़ी डिस्प्ले है 6.95 इंच की, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, फुल HD प्लस IPS LCD पैनल है इस डिस्प्ले में, और 387 PPI के साथ, जो इसका मतलब जो टोटल एक वो है ना कि मतलब डिस्प्ले डेंसिटी, वो काफ़ी हद तक बढ़िया लगी मुझे। सेंटर्ड पंच होल सेल्फी कैमरा इसके अंदर दे रखा है जो कि काफ़ी हद तक सही लगता है। मैक्सिमम ब्राइटनेस जो मेरे हिसाब से वो काफ़ी हद तक कम है। अब ये चीज़ मेरे को बड़ी खली, इसमें दो चीज़ें मतलब डिस्प्ले में मुझे दिक्कत दिखाई दी, और मैंने तो एक्चुअली में अभी बहुत अच्छे से तगड़े तरीके से इस फ़ोन को चलाया तो मुझे कई कई जगहों पे दिक्कत पता चली। एक तो सबसे पहली दिक्कत जो इसका वाइट बैलेंस है ना, वाइट बैलेंस इन द सेंस कि डिस्प्ले का जो कलर टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा ब्लूइश है, यानी कि बाय डिफॉल्ट आप फोन को निकालेंगे तो डिस्प्ले में जो वाइट है वो परफेक्टली वाइट नहीं है, वो हल्का सा ब्लूइश है। ये एक ऐसी चीज़ है जो सॉफ्टवेयर से फिक्स हो सकती है, तो कलर टेम्परेचर वाली चीज़ है यार। ये तो बैकग्राउंड में इन्फिनिक्स एक 10-20 MB का अपडेट लाएगा और उससे वो सेटिंग्स फिक्स कर सकते हैं, बहुत ही छोटी चीज़ है, बाय डिफॉल्ट फिक्स होनी चाहिए थी। कलर कैलिब्रेशन पे प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इतनी प्यारी डिस्प्ले का गुड़गोबर हो जाता है अगर कलर कैलिब्रेशन ठीक से नहीं होता, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे को ये लगा कि यार जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है इस डिस्प्ले की वो काफ़ी हद तक कम है। मतलब ऑन पेपर तो ठीक ठाक है, 480 निट्स तक जाता है, बट जो अगर आप बाहर जाएंगे
दिल्ली जैसी शहर के एकदम कड़कते हुए धूप में, और यहाँ पे अगर आप बाहर जाएंगे और आप उस फ़ोन को चला रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली नोटिस होगा कि भाई कम है भाई रोशनी, उतनी रोशनी नहीं है जितनी ज़िंदगी में चाहिए होती है। तो थोड़ी सी कम यहाँ पे डिस्प्ले में ब्राइटनेस है। एंड इवन इंडोर्स जहाँ पे मेरे कम कम इतने लाइट्स हैं एंड थोड़ी डिफ्यूज सी लाइटिंग है, इसमें भी अगर मैं अभी आपको अपने डिस्प्ले का ब्राइटनेस स्लाइडर दिखाऊं, ये भाई अभी मैक्स पे है, ठीक है। मैक्स पे डिस्प्ले का ब्राइटनेस सेटिंग होने के बाद ये अभी बस कंफर्टेबल है देखने के लिए, समझ रहे हो मेरी बात। यानी कि अगर ये चीज मैक्सिमम पे नहीं होती तो मुझे देखने में कंफर्टेबल भी नहीं हो रहा होता। इंडोर्स पे मुझे इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस को मैक्स रखना पड़ रहा है कंफर्टेबल फीलिंग के लिए। तो ये मुझे लगा कि यार पैनल डिसाइड करते वक्त या चूज करते वक्त कि डिस्प्ले कैसा होगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस में इन्होंने ध्यान कम दिया। अभी इंडोर्स ठीक लग रहा है मुझे चलाने में, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मैं कम भी कर दूंगा ब्राइटनेस को तो भी ऐसा इशू नहीं होगी। जैसे अभी मैंने कर दिया इसको अराउंड 85% ब्राइटनेस कर दिया, ठीक है, यूजेबल है। बट यार मैक्स ब्राइटनेस काफ़ी हद तक कम लगी मुझे इसकी। और डेफिनेटली अगर आप धूप धूप में जाओगे चलाने के लिए तो आपको लगेगा भाई ये तो बहुत ही कम है। और मुझे ही नहीं पता कि इसका तो वैसे भी यार सॉफ्टवेयर लेवल पे इस चीज़ का कोई फिक्स नहीं होता है कि आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस को अचानक से क्रैंक अप नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ी मेरे को कमी लगी, डे टू डे एक्सपीरियंस में मेरे को कमी लगी। और स्पेशली अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको अपने काम की वजह से बाहर जाना पड़े तो थोड़ी दिक्कत होगी। अगर इंडोर्स बैठ कर इस पर मूवी वगैरह देखनी है, कॉल्स लेनी है, कंटेंट देखना, तो उसके लिए तो मेरे हिसाब से परफेक्ट है। 480 निट्स इज गुड इनफ उसके लिए। आराम से आप बैठ के वीडियोस देखो, काम करो अपना जो भी है नॉर्मल लाइटिंग में। बट थोड़ा सा आप ज़्यादा लाइट वाले एनवायरनमेंट में जाओगे, ज़्यादा रोशनी में जाओगे, वहाँ पर आपको दिक्कत लग सकती है। जो इसकी चिन है वो थोड़ी सी बड़ी है, बट डे टू डे यूसेज में आपको उतना नहीं पता चलेगा। इसके अंदर TUV राइनलैंड की सर्टिफिकेशन दे रखी है, तो आपकी आंखों पे डेफिनेटली सेफ्टी बनी रहेगी, मतलब कि आंखों पे कम लोड जाएगा, ब्लू लाइट कम ये छोड़ता है, ठीक है। और NEG ग्लास प्रोटेक्शन है, निपॉन इलेक्ट्रिक ग्लास डायनोरेक्स T2X1 ग्लास है इसके अंदर, जो कि अगर मैं कंपेयर करने बैठूंगा कि किसके मुकाबले ये कंपैरिजन में आएगा तो गोरिल्ला ग्लास 3 के कंपैरिजन में इसको हम रखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट उतनी इसमें स्ट्रेंथ होती है। तो कई लोगों को पता नहीं होता है, तो पता होना चाहिए आपको। NEG बहुत पुरानी ग्लास की कंपनी है, निपॉन इलेक्ट्रिक ग्लास, तो उनका इसमें ग्लास है, तो प्रोटेक्शन है इसमें बाय डिफॉल्ट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इन्होंने ऐसे खाली छोड़ दिया, प्रोटेक्शन ही नहीं दी, है इसमें प्रोटेक्शन। और काफ़ी हद तक ड्रॉप्स को झेल जाएगा। और ऐसे वाले ड्रॉप्स को झेल जाएगा, ऐसे फ्लैट वाले ड्रॉप्स को झेल जाएगा। ये नहीं कि आपने ऐसे पकड़ के पटक दिया कोने से। किसी भी फ़ोन को अगर कोने से पटकोगे, एंगल ऑफ इम्पैक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड मैंने नोटिस करा है कि कितना भी बढ़िया से बढ़िया फ्लैगशिप हो, अगर एंगल ऑफ इम्पैक्ट है ऐसा, तो भाई वो तो खत्म होगा ही होगा भाई। फोर्स की बात है भाई, फिजिक्स है भाई, प्रॉपर फिजिक्स, ऐसे जाएगा। और आपने केस वेस नहीं लगा रखा है, खत्म है भाई फोन, कुछ भी कर लो खत्म है। तो दोस्तों आगे बढ़ते थोड़ा सा। यार आप इस पे YouTube वीडियोस HDR पे देख तो सकते हो, बट इम्प्लीमेंटेशन काफी हद तक बैड है। यानी कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपने जैसे YouTube पे कोई HDR वीडियो देखना शुरू करी, इस पे इसके पैनल की मेरे को लगता है जान से निकल जाती, इतना एकदम डीसैचुरेटेड कलर हो जाता है मेरे हिसाब से। उसके अलावा इनको ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए था कि YouTube पे HDR वीडियो इनेबल ही ना हो। स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज में देखो, एटलीस्ट इसके पैनल की पूरी शक्ति तो यूज होगी। वहाँ पे HDR पे आप जाते हो, कलर्स डीसैचुरेट से हो जाते हैं एंड वो वीडियो की फील खत्म हो जाती है। तो फायदा नहीं है ऐसी चीज़ का। सॉफ्टवेयर लेवल पे मेरे हिसाब से उसको डिसेबल ही कर दो। जब वो नहीं चल रहा प्रॉपर तो डिसेबल कर दो ना भाई, किसी को पता नहीं चलेगा। और इसके अलावा इसके अंदर जो डिस्प्ले है उसमें आपको वाइडबैंड L1 सर्टिफिकेशन मिलती है, तो आप अपना कंटेंट अच्छे से फुल HD वगैरह में और उससे ऊपर में देख सकते हैं, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। बिल्ड डिजाइन की और ही बात की जाए तो जो टैक्टाइल फीडबैक होता है ना बटन्स पे, वो काफ़ी हद तक सही है। दबाने में मतलब सही है बटन, मजा प्रॉपर आ रहा है, एकदम कड़क कड़क फीलिंग है एकदम बटन्स में, दिक्कत नहीं है एकदम। कड़क है, हाँ मतलब सही है, बिल्कुल फील आ रही थी। और अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये जो स्मार्टफोन है Helio G95 चिपसेट के साथ आता है, जो कि MediaTek का एक गेमिंग लेवल का चिपसेट है। और आपको 6 या फिर 8 GB रैम मिलती है इसके अंदर, 64, 128 या 256 GB स्टोरेज मिलती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि इंडिया में जो वेरिएंट आता है वो एक ही वेरिएंट आता है, होता है 8 256 GB वाला वेरिएंट। तो आप इंडिया में सिर्फ इसका एक मॉडल खरीद सकते हो, 8 256 वाला। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस और कुछ एडवांटेजेस भी बहुत सारे आते हैं उसके साथ, कि सिर्फ एक 8 256 GB का जो वेरिएंट है वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। और इसी के अलावा ये प्रोसेसर है
मतलब फास्ट है, ऑलमोस्ट डे टू डे सारी चीजों के लिए फास्ट है। यूआई में मेरे को कभी कभी हल्के फुल्के स्लो डाउन नजर आए। ज्यादातर जो सिंथेटिक बेंचमार्क्स होते हैं उन पे बढ़िया स्कोर आया, प्राइस के हिसाब से तो भाई परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त लगती है। अब भाई कई लोग ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, कहेंगे भाई ये बंदा थोड़ा हैवी टर्म फेंक रहा है सिंथेटिक बेंचमार्क। तो मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ। सिंथेटिक बेंचमार्क का मतलब ये होता है कि रियल वर्ल्ड वर्कलोड क्या हुआ, ये ऐप खोला, ये खोला, ये खोला, ये खोला, ये लाइन में खोला। सिंथेटिक बेंचमार्क क्या करता है कि वही चीज को ना थोड़ा वो सिंथेटिकली वो उसको जस्ट इमुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि अगर एक थ्रेड के बाद दूसरा थ्रेड खुले, फिर कोई थ्रेड किसी और मेमोरी सेगमेंट को रेफरेंस करे और आपस में सामंजस्य में कैसा काम करेगा। सिंथेटिक बेंचमार्क उसी वर्कलोड को सिमुलेट करके देखता है, इसलिए वो सिंथेटिक होता है। क्योंकि रियल वर्ल्ड वर्कलोड कभी भी सिंथेटिक बेंचमार्क के वर्कलोड के इक्वल नहीं होगा। रियल वर्ल्ड में ये भी हो सकता है कि मैं बैकग्राउंड में एक यूट्यूब म्यूजिक पे गाना सुन रहा हूँ, मल्टी विंडो मैंने इनेबल कर रखा है, एक टैब में मैं कुछ और देख रहा हूँ, एक टैब में मैं किसी और साइट से कोई न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, और मैं मतलब बहुत सारे काम कर रहा हूँ। हो सकता है बैकग्राउंड में मेरा व्हाट्सएप भी चल रहा हो, 10 चीजें हो रही हो, एक कोई फाइल डाउनलोड हो रही हो। तो रियल वर्ल्ड जो लोड होता है वो अलग होता है। सिंथेटिक बेंचमार्क उसको सिर्फ अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करता है, तो एक आपको एक बेसिक जनरल आइडिया देता है कि इसका स्कोर इतना आया तो इसमें इतनी जान होगी। तो उसका मतलब ये होता है। तो बेंचमार्क्स के पीछे उतना भी नहीं भागना चाहिए इंसान को। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बेंचमार्क स्कोर किसी का बहुत ज्यादा होता है फिर भी फोन लैगी होता है, किसी फोन का कम होता है फिर भी फोन स्मूथ होता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है ओएस की स्मूथनेस पे, सब कुछ डिपेंड करता है एनिमेशंस की कितनी स्मूथनेस है, इस पे डिपेंड करता है कि कितनी बढ़िया उसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट हो रही है बैकग्राउंड में। लाइक एंड्रॉइड तो हर फोन डाल रहा है, बट एंड्रॉइड में भी मेमोरी मैनेजमेंट कौन अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहा है, उस पर आपका एक्सपीरियंस डिपेंड कर जाएगा। तो यार मतलब क्योंकि एंड्रॉइड स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, मतलब कि एंड्रॉइड में ये सीन है कि हर कोई अलग तरीके से एंड्रॉइड को इंप्लीमेंट कर रहा है, तो एक्सपीरियंस वाइल्डली डिफरेंट हो जाता है अलग अलग स्मार्टफोन्स पे। तो ये बात समझने लायक है, और यही मेरे को ऐसा लगा कि काफी हद तक इस पे एक्सपीरियंस बढ़िया था। ठीक है, 12 नैनोमीटर का इसके ऊपर चिपसेट है, और अगर आप बहुत ही इंटेंस गेमिंग करोगे तो आराम से 29 से 40 डिग्री तक बैक पे टेम्परेचर आ ही जाता है। UFS 2.2 स्टोरेज है इसके अंदर, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट दे रखा है, तो बढ़िया आप स्टोरेज को भी बढ़ा सकते हो। 500 MB पर सेकंड तक रीड स्पीड आपको मिल जाती है, और 350 से 400 Mbps तक राइट स्पीड मिल जाती है। और अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो Note 10 Pro पे आप ज्यादातर गेम्स को हाई सेटिंग्स पे खेल सकते हो। PUBG जो कि अब BGMI बन चुका है, तो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को हम स्मूथ और अल्ट्रा सेटिंग्स पे खेल सकते हैं, या फिर HD और हाई सेटिंग्स पे खेल सकते हैं। पर पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि ये जो चिपसेट है इस फोन पे थोड़ा शायद और हायर जा सकता है, और इन गेम ऑप्टिमाइजेशन और अगर अच्छी होती तो हमको शायद और ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते इस फोन पे। अभी इसमें डेडिकेटेड एक गेमिंग जोन भी दे रखा है जो कि डार्लिंक इंजन के साथ इक्विप्ड है। वो मतलब काम क्या करता है, वो काम आपके साथ ये करता है कि वो आपको गेमिंग में बूस्ट देता है थोड़ा बहुत, और एक डू नॉट डिस्टर्ब मोड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि ये होता है कि वो जो डू नॉट डिस्टर्ब मोड है वो आपकी कॉल्स को रोक देगा, इनकमिंग नोटिफिकेशन को रोक देगा, और आप आराम से इंजॉय करके गेम खेल पाओगे। 60 FPS गेम प्ले काफी हद तक पॉसिबल है स्मार्टफोन पे, और ये अगर आप देखेंगे तो मतलब ऐसा होता है ज्यादातर मतलब लाइक 100% आपका गेम प्ले टाइम पे तो आपको 60 FPS नहीं मिल रहा होगा, बट ज्यादातर 70 से 80% तक टाइम तक अगर आप खेल रहे होंगे उतने मतलब मोस्टली गेमिंग टाइम के दौरान आपको 60 FPS मिल रहा होगा। ओकेजनली वो ड्रॉप होते हैं FPS इस पे। और अगर मैं बात करूं कि फोन हीट होता है कि नहीं होता, तो डेफिनेटली लंबे टाइम तक कोई भी गेम खेलेंगे तो फोन हीट होता है। गेंशिन इम्पैक्ट वगैरह में चला रहा था तो फोन काफी हद तक गर्म हो रहा था, एंड लाइक एसफॉल्ट वगैरह चलाया तो बहुत देर चलाने पे गर्म हो रहा था। BGMI चलाने पे तो मतलब 1-2 TDM खेलने के बाद ही थोड़ा बहुत गर्म हो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि फोन गर्म नहीं होता, बट फिर ऐसा भी नहीं है कि फोन थर्मल थ्रॉटलिंग करने लग जाता है या फिर थोड़ा सा गर्म हो जाए अगर इसकी बैक तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, वो वाला सीन भी नहीं है। तो वो एक अच्छी बात है कि फोन का बैक भले ही थोड़ा बहुत गर्म हो जाए, और वो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ही गर्म होता है जहाँ पे चिपसेट है, बट कभी भी ऐसा गर्म नहीं होता कि गेम प्ले एकदम ही बर्बाद हो जाए, तो वो चीज़ नहीं है। तो वो मुझे बढ़िया लगा। भाई साहब इसके डिस्प्ले में 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग दे रखी है, तो गेम खेलते वक्त वो मजा अलग है, इनपुट बहुत तेजी से वो पकड़ता है, और वो मुझे बढ़िया लगा। भाई बात करती बैक पे मौजूद कैमरा के बारे में और आगे मौजूद कैमरा के बारे में। इसके कैमरा ने मेरे को कुछ मामलों में ऑनेस्टली सरप्राइज किया। तो आइए तथ्यों के अंदर तक जाते हैं, क्योंकि यह लौंडा तथ्य थूकता है।
64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर है इसके अंदर, 1x1.72 इंच का सेंसर साइज, 0.8 माइक्रोमीटर पिक्सल साइज है इसका, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस के साथ, और नेचुरल और प्लीजिंग कलर्स मिल जाते हैं इसके अंदर। एआई बूस्ट जो है इसका काफी हद तक ठीक काम करता है, बट कुछ कुछ सिचुएशन में जहां पे बैकग्राउंड में लाइट बहुत ज्यादा आ रही हो तो वहां पे इसका जो HDR और एआई मोड सामंजस्य में काम कर रहा होता है वो थोड़ा कलर्स को ऊपर नीचे कर देता है, और जहां से रोशनी बहुत ज्यादा आ रही हो उसको सही से एक्सपोज नहीं कर पाता, तो कहीं कहीं पे इसका एल्गोरिथम थोड़ा बहुत मात खा जाता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बढ़िया फोटोज आती हैं। और जो लोएस्ट फोकसिंग डिस्टेंस है इसके मेन कैमरा सेंसर पे वो थोड़ा ज्यादा है, यानी कि आप मतलब किसी चीज के एकदम पास घुसा के कैमरा को फोकस नहीं कर पाएंगे। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे सपोर्टेड है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यहाँ पे दे रखा है, एक 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर भी यहाँ पे दे रखा है। ऑनेस्टली मोनोक्रोम सेंसर नहीं भी देते तो भी बढ़िया चल जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, ठीक है दे दिया आप, अच्छी बात है यार, दे दिया तो टेलीफोटो हो सकता था, थोड़ा ताकने झाँकने में हेल्प हो सकती है, बट ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, बजट फोन है यार, ऐसे मार थोड़ी दे कंपनी का थोड़ी दे दे मेरे को टेलीफोटो सेंसर, तो ये संभव नहीं है तो ठीक है कोई नहीं। मोनोक्रोमिक सेंसर दिया है, वो हेल्प कहाँ पे करता है, किसी सिचुएशन में कॉन्ट्रास्ट वगैरह को मैप करने में हेल्प करता है कि यहाँ पे ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही है, यहाँ पे कम ब्राइटनेस आ रही है, इसको कैसे सही से इसमें कलर्स वगैरह को एडजस्ट करना है, तो वो एडिशनल डेटा देता है मोनोक्रोम सेंसर, तो चलो वो भी सही है। 64 मेगापिक्सल का इसमें एक फुल रेजोल्यूशन इमेज मोड भी दे रखा है, और अदरवाइज आपको 4:1 पिक्सल बिनिंग वाली फोटो मिलती है, तो फाइनली जो आपको 16 मेगापिक्सल की फोटो मिलती है उसमें बढ़िया पिक्सल बिनिंग हो रही होती है और काफी हद तक सही क्वालिटी आ रही होती है। जो 16 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा सेंसर है, ऑनेस्टली मुझे वो एकदम क्लास लीडिंग लगता है, और सामने आपको LED फ्लैश भी जो दे रखा है तो लो लाइट सेल्फीज में भी बहुत हद तक हेल्प करता है। और इसके अंदर जो एक शटर लैग होता है ना कैमरा ऐप में कि आपने ऐसे खोला और टैप करा और फोटो आई, इसमें कितना गैप है, इसमें काफी कम गैप है, इसमें काफी मतलब मिनिमल टाइम लगता है कि शटर दबाने से लेके फोटो बनने तक, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक सही लगी, मतलब प्रीमियम एक्सपीरियंस वाली फीलिंग आई वहाँ पे। इसके अलावा एक सुपर मैक्रो मोड भी इसके अंदर दे रखा है जो कि इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर पे रिलाई करता है, और सेल्फी कैमरा के लिए एक तरीके का आई ऑटो फोकस भी इन्होंने दे रखा है जो कि एक बढ़िया फीचर है यार। और सेल्फी कैमरा जो है वो जो फोटोज लेता है वो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया फोटोज लेता है इस प्राइस के हिसाब से। कभी कभी जो मेन कैमरा का HDR का प्रोसेसिंग का एल्गोरिथम है वो थोड़ा बहुत ओवर एक्सपोज कर देता है, बट ज़्यादातर वो काफ़ी हद तक सही लेता है। और इसके अंदर एक ऑप्शन है बोके मोड का वीडियोस के अंदर, बट ठीक है मतलब ज़्यादातर लोगों को मेरे हिसाब से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए वो, और एजेस जो होते हैं ना वो उनको प्रॉपरली लाइक बोके उतना नहीं कर पाता अभी, बट ठीक है काफ़ी हद तक वो प्रोसेसिंग कर रहा है एटलीस्ट, एंड एक आपको 1080p रेजोल्यूशन पे थोड़ा बहुत बोके के साथ एक वीडियो दे रहा है, तो कहीं कहीं पे हो सकता है वो काम आ जाए। बट ऑनेस्टली मैं कहूँगा कि उतना ज़बरदस्त तरीके से इम्प्लीमेंटेड नहीं है, बट अच्छी बात ये है कि लाइक आई एम वेरी अप्रिशिएटिव, मैं इस बात को बहुत सपोर्ट करता हूँ कि ब्रांड एक्चुअली ट्राई तो कर रहा है कि अलग अलग फीचर्स दे, कुछ नहीं से कुछ सही। हो सकता है कि 1000 में से कोई 10 यूजर ऐसे बैठे हो जो ये फोन अगर बाय करते हैं, अगर 1000 लोग बाय करते हैं उसमें से 10 लोग ऐसे हो जो उस बोके मोड को अप्रिशिएट करो, कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो, तो भाई कोई तो खुश रह रहा है जिंदगी में, तो वो बढ़िया बात लगी मुझे। और उसी के अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर इतने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, लाइक आपको मैक्रो मोड भी दे रखा है, सुपर स्टडी मोड भी दे रखा है, सेल्फी कैमरा में भी काफी सारे मोड्स वगैरह दे रखे हैं, तो वो जो चीजें होती है ना उसकी वजह से मेरा थोड़ा रिस्पेक्ट जाता है स्मार्टफोन मेकर्स के प्रति। जो मैक्रो है उसके अंदर मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर तक का है, सेल्फी कैमरा तक में यार 4:1 पिक्सल बिनिंग दे रखी है f2.0 अपर्चर के साथ, और बड़ा एकदम 2 माइक्रोमीटर पिक्सल साइज है जो कि एक्सप्लेन करता है कि भाई इमेज क्वालिटी इतनी जबरदस्त क्यों है उसकी, और डे लाइट पिक्चर्स जो है वो बढ़िया है काफी हद तक मेन कैमरा से, बट जो लो लाइट में क्वालिटी है वो काफी हद तक एक सिग्निफिकेंट हिट लेती है, और लो लाइट में अल्ट्रा वाइड तो काफी हद तक मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा नॉन यूजेबल ही है लो लाइट के अंदर, और डे लाइट में अल्ट्रा वाइड ठीक ठाक यूजेबल फोटोज ले लेता है, और लो लाइट में दोनों ही कैमरा सेंसर्स की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिप जाती है, और शैडो वाले रीजन्स में नॉइज थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वीडियो की मैं अगर बात करूँ तो अल्ट्रा वाइड से आप 1080p वीडियो ले सकते हैं, डे लाइट में वो ठीक ठाक वीडियो देता है, बट जैसे ही आप लो लाइट में उससे 1080p वीडियो लेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत नॉइज दिखने लगता है, तो वो एक बात ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए। इसी के अलावा जो इसके वीडियो एल्गोरिथम्स हैं उनमें थोड़ा बहुत एग्जैजरेटेड है भाई कॉन्ट्रास्ट, यानी कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा दिया है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो शैडोज हैं वो थोड़े ज़्यादा डार्क से दिखाई देते हैं, और अल्टीमेटली जो पूरी इमेज होती है वो थोड़ी सी अंडर एक्सपोज होती है, जिससे वीडियो थोड़ी सी डार्क लग रही होती है। 1080p वीडियोस जो संभव है अल्ट्रा वाइड से
वो ठीक ठाक लगती है काफ़ी हद तक। फ्रंट कैमरा से आया हुआ 4K वीडियो देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है यार। और इवन लो लाइट में भी फ्रंट कैमरा में जो डेडिकेटेड फ्लैश दे रखा है ना, वो जबरदस्त चीज़ है भाई। आप फ्रंट कैमरा से 4K वीडियो लो लाइट में भी बना लो इसका फ्लैश ऑन करके। व्लॉगर वगैरह टाइप के व्यक्ति हो तो आपके लिए काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि अगर आप बजट पे आपको ऐसा फ़ोन चाहिए तो काफ़ी हद तक वो सही है। एंड जो इसका माइक्रोफोन है उसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक सही हैं, उतनी ज़बरदस्त नहीं है। लाइक अगर मैं कॉम्पिटिशन से कंपेयर करूँ, जैसे इसी प्राइस पॉइंट पे Redmi Note 10 Pro आपको मिल जाएगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे में, और भी कुछ अन्य अन्य फ़ोन मिल जाएंगे, तो उतना ज़बरदस्त भी नहीं है, बट काफ़ी हद तक यूजेबल है। इसी कैमरा सेंसर की मदद से जो फेस अनलॉक होता है वो काफ़ी हद तक फास्ट है, और कलर साइंस जो है और सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग और जो मेन सेंसर पे है उसको अभी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ट्विकिंग की अभी भी ज़रूरत है। कंपेयर करें अगर इसको इसके मेन दुश्मन से जो कि है Redmi Note 10 Pro, तो इसके अंदर थोड़े से कम वाइब्रेंट कलर्स आते हैं। और लेकिन कुछ कुछ मामलों में जैसे कि शार्पनेस वगैरह उसमें तो भाई ये भी भाई उसको कड़ी टक्कर देता है। आई थिंक सैचुरेशन में थोड़ी सी इसकी फ़ोटोज़ कम सैचुरेटेड होती हैं, और कई लोगों को Redmi का वो थोड़ा ज़्यादा बढ़े हुए रंगों वाला लुक पसंद आएगा, ज़्यादा ही रंग आ जाते हैं। इसकी थोड़ी सी नेचुरल लुकिंग सी फोटोज़ आती है। पर्सनल प्रेफरेंस की बात है मेरे हिसाब से ना। अब स्मार्टफोन्स वगैरह में थोड़ा बहुत पर्सनल प्रेफरेंस की बात आती है कि आपको कैसे कलर्स चाहिए और ये सब। डिटेल की बात करूँ तो डिटेल तो यार इसमें भी काफ़ी हद तक आ ही रही है। और सेल्फी के मामले में तो मेरे हिसाब से अपने प्राइस पॉइंट में एक बड़े लेवल पे विनर है। और एक छोटी सी मेरी कंप्लेंट है कैमरा डिपार्टमेंट, वो ये कि जो स्टेबलाइजेशन की कमी है फ्रंट कैमरा में और बैक कैमरा में वो काफ़ी हद तक नज़र आती है, और वो थोड़ा सा बुरा लगता है। और एक है सुपर स्टडी मोड वाली वीडियो 1080p पे, बट वो अलग से हर बार बंदा ट्रिगर करे तो वो उतना मज़ा नहीं आता। और 4K वीडियो में तो ऐसा लगता है एकदम ही स्टेबलाइजेशन नहीं है फ्रंट और बैक में, तो वो चीज़ अगर फिक्स हो सकती सॉफ्टवेयर से में भी गायरो या इस डाल देते तो और मज़ा आया था, बट ठीक है यार। अभी भी आइए बात करते हैं इसके साउंड एक्सपीरियंस के बारे में। तो भाई इस पे स्टीरियो स्पीकर सेटअप दे रखा है, काफ़ी हद तक बैलेंस स्टीरियो स्पीकर सेटअप दे रखा है कि नीचे से जितनी आवाज़ आ रही है ऊपर से ऑलमोस्ट उतने लेवल की आवाज़ आ रही है। बेस काफ़ी हद तक सही है, साउंड आउटपुट काफ़ी हद तक बढ़िया लग रहा है। और डेफिनेटली मल्टीमीडिया एंजॉयर पीपल जो हैं, जिनको भाई बैठ के वीडियोस वगैरह देखनी है, यूट्यूब पे वीडियोस कंज्यूम करनी है, या मतलब मूवीज देखनी है, कुछ भी करना है भाई, तुमको बढ़िया फीलिंग आएगी इस पे, क्योंकि साउंड अच्छा लगता है। जब साउंड ऐसे फैल के भर भर के आता है तो मजा एम्पलीफाई हो जाता है जिंदगी का। तो वो चीज़ यहाँ पे मैंने देखा। इसके अंदर 3.5mm जैक भी भाई दे रखा है, और स्टीरियो सेपरेशन जो दोनों स्पीकर्स पे वो काफ़ी हद तक सुंदर सा है। और इसमें कंप्लीट सपोर्ट है DTS साउंड का, और एक स्मार्ट मोड भी दे रखा है DTS साउंड के अंदर, जो कि साउंड को स्विच करता है सीन के अकॉर्डिंग, कि मूवी के अकॉर्डिंग मूवी जैसा साउंड इन्हांस करेगा वो, और उसके अलावा गेम प्ले में अलग से साउंड इन्हांस करेगा, म्यूजिक सुनने में अलग से करेगा। बट एक बड़ी दिक्कत मुझे नजर आई, वो ये कि इसमें टॉप पे सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन नहीं दे रखा है। तो हो सकता है जब आप कॉल कर रहे होंगे तो कॉल के दौरान थोड़ा बहुत कॉल क्वालिटी पे इफेक्ट आता है उसी की वजह से। और वहीं वीडियोस में भी साउंड और अच्छा हो सकता था अगर यहाँ पे एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन होता। तो ये मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज़ है जिस पे कटौती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, बट उन्होंने करी है ब्रांड ने, जिसकी वजह से दिक्कत डेफिनेटली कहीं ना कहीं होगी। जहाँ पे जैसे तेज से हवा चल रही होगी तो वहाँ पे अगर नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन नहीं है तो वो झुर 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 वाली आवाज़ जो आती है वो आएगी थोड़ी बहुत। हाँ तो भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ईजिली बेहतर हो सकती थी, और मे भी कुछ कुछ सिचुएशंस में आपको इसकी वजह से दिक्कत महसूस हो। और इसके अलावा अगर हम बात करें उन लोगों के बारे में जो कि एकदम हैवी कॉलर्स हैं, जो दिन रात कॉल लगाते हैं, तो भाई साहब इसके अंदर आपको गूगल डायलर मिल रहा है। और अगर आप किसी को कॉल करेंगे तो आप चोरी छिपे उनकी कॉल्स को नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे, उनको बीप की आवाज़ डेफिनेटली सुनाई देगी। एंड मुझे अभी पर्सनली ऐसा लगता है कि मे बी शायद से इसके पीछे कोई नियम कानून भी आया है कि आप ये मतलब ये शायद से इलीगल हो चुका है कि आप किसी की कॉल को ऐसे बिना उनको नोटिफाई करे रिकॉर्ड कर सके। कितने लोग आईफोन वगैरह भी सिर्फ इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अब धीरे धीरे एंड्रॉइड में भी वो चीज़ हटती जा रही है कि कॉल रिकॉर्डिंग अगर आप करेंगे और आपके पास नया वर्जन होगा एंड्रॉइड का, तो उसमें गूगल डायलर होगा और उसमें सामने वाले को बीप एक सुनाई देगा कि आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। और फिर अगर वो कुछ आपको बताने वाला होगा तो शायद से आपको नहीं बताएगा और आपको दिक्कत हो सकती है। आगे बढ़ते हैं जरा बैटरी पे। इसके अंदर आती है 5000 mAh की बैटरी जो कि लिथियम पॉलीमर बैटरी है। ये नॉन रिमूवेबल बैटरी है जो कि 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बट यार अगर आपको एकदम 0 से 100% तक फुल चार्ज करना है तो 2 घंटे से ऊपर का टाइम लग जाता है यहाँ पे बॉक्स के अंदर वाले चार्जर से भी फुल चार्ज करने में। लेकिन अगर सिर्फ 70% तक चार्ज करना है तो वो जल्दी हो जाता है, ऑलमोस्ट 35 मिनट के अराउंड या 40 मिनट के अराउंड वो हो जाता है जल्दी जल्दी, कि सिर्फ थोड़ा बहुत अगर इनिशियल टॉपअप करना है वो
तेजी से हो जाता है, बट फुल चार्ज करने में उतना तेजी से नहीं होता, तो वो थोड़ा टाइम लगता है। और इसी के अलावा चार्जिंग स्पीड एग्जैक्टली उतनी बैड नहीं है। 11 वोल्ट 3 एम्पेयर का चार्जर है जो आपको बॉक्स के अंदर मिल रहा है। बैटरी बैकअप तो भाई साहब बहुत ज़बरदस्त है, आराम से 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा ज़्यादातर सोशल मीडिया वाले यूज़र वाले बंदों को। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एकदम मिनिमल यूज़ करता है और मतलब थोड़ा बहुत ऐसे यूज़ करता है हल्का फुल्का एकदम मेल वगैरह चेक करने के लिए, उसको 7 से 8 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम मिल सकता है। और एकदम हैवी गेमर व्यक्ति को 5 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम मिल सकता है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग इस डिवाइस को आराम से 1.5 से 2 दिन तक यूज़ कर पाएंगे, और वो एक इसकी बहुत ही अच्छी बात है। अब आइए बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में। और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी चीज़ को मेक या ब्रेक कर देता है। और मैंने पर्सनली ये नोटिस करा, एकदम लॉन्ग टर्म इतना चला के इस फ़ोन को, मैंने नोटिस करा कि कुछ चीज़ें इसमें बहुत ही ज़बरदस्त हैं और वहीं कोई कई जगहों पे एकदम ये दुखी कर देता है। तो दोनों का ही मिक्सचर सा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो लेट मी एक्सप्लेन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये आता है XOS 7.6 के साथ, जो कि एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है। इसके अंदर कस्टम एक्सपीरियंसेस बड़े सारे दे रखे हैं, जैसे कि एक मतलब फीचर है इसमें थंडरबैक करके, कि जो आप लास्ट ऐप यूज़ कर रहे थे उस पर आपको ले जाएगा। ठीक है, अब उसके जेस्चर वगैरह थोड़ा सीखने में मुश्किल है, लेकिन अगर आप सीख लो तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मतलब वही है कि और कभी कभी गलती से भी वो थंडरबैक मेरे से ट्रिगर हो जाता था, ऐसे मैं कुछ और कर रहा था तो थंडरबैक ट्रिगर हो जाता था, तो वो थोड़ा दुखी करता था। बट एज सच अगर एक बार आप सीख लो उस जेस्चर को तो आपका डे टू डे यूसेज काफ़ी हद तक सही हो जाता है। और इतनी बार हम लोगों ने, जितने भी टेक कम्युनिटी वाले लोग हैं, हमने इतना कुछ बोला है इन्फिनिक्स को कि मुझे लगता है काफ़ी हद तक इन्होंने कुछ कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट करी है। जैसे कि थोड़े बहुत जो बाय डिफ़ॉल्ट एड्स आते थे लॉन्चर में, थोड़े बहुत वो कम करें मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करी है उन्होंने। जो न्यूज़ कंटेंट आता है ना इसके साइड में, इसके लॉन्चर के अंदर, वो अब थोड़ा फैमिली फ्रेंडली टाइप का आता है। और इसके अलावा जो इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अंदर भी कंटेंट आता है, वो अचानक से एकदम ही बिल्कुल खतरनाक मस्त भाभी की वीडियो देखे वाला कंटेंट नहीं आता। अब थोड़ा वो इज्जतदार घरेलू कंटेंट आता है, अब थोड़ा कि सब आराम से पूरा परिवार बैठ के उस कंटेंट को एंजॉय कर सकता है, अकेले अकेले नहीं, मतलब सबके साथ भी बैठ के आप फ़ोन को चला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी हद तक इंप्रूव करा है चीज़ों को। और अभी भी यार थोड़े बहुत लाइक पहले से हैं ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस, बट आधे ज़्यादा को डिसेबल किया जा सकता है। और इसके अलावा जो इसका गूगल क्रोम एप्लीकेशन है उसमें पहले से इन्फिनिक्स ने एक अपना URL उसमें फीड कर रखा है, उसको भी आप चेंज कर सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने अपना सर्विस URL फीड कर रखा है। तो वो थोड़ा सा ना ब्लोटवेयर वाली फीलिंग आती है, बट ये है कि वो रिमूवेबल है, आप उसको डिफ़ॉल्ट पेज को चेंज कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने एक दिक्कत नोटिस करी, बहुत ही एडवांस लेवल का यूज़र ये दिक्कत नोटिस करेगा कि जब आप सारे ऐप्स को डिसेबल करते हैं, यानी मान लो जैसे आपने मान लो ब्लोटवेयर ऐप्स को डिसेबल नहीं करा, ठीक है, वेल एंड गुड, और आपने क्या किया, कस्टम लॉन्चर डाला, जैसे मैंने नोवा लॉन्चर डाला, क्योंकि मेरे को यार मज़ा नहीं आ रहा था डिफ़ॉल्ट लॉन्चर में, तो मैंने नोवा लॉन्चर डाला। तो जब आप ये करेंगे तो वो लॉन्चर काफ़ी हद तक तो ठीक चलेगा, बट कभी कभी क्रैश करेगा। फिर अगर आप गलती से जितने भी इसके जो वैसे हैं पाम स्टोरेज के अंदर और भी 3-4 और ऐसे एप्लीकेशन है ब्लोटवेयर में, उनको कैटेगरी में डालूंगा, उन सबको अगर आप अनइंस्टॉल या डिसेबल कर देते हैं और फिर आप एक कस्टम लॉन्चर चलाते हैं, तो भाई साहब बार बार प्रॉम्प्ट आ रहा था कि जो इसका डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है उसका प्रॉम्प्ट आ रहा था कि इट हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। भाई जब मैं उसको यूज़ ही नहीं कर रहा तो ये प्रॉम्प्ट क्यों आ रहा है भाई? मैं उसको यूज़ ही नहीं कर रहा, मैंने डिफ़ॉल्ट लॉन्चर तो अपना नोवा लॉन्चर को सेटअप कर रखा है, ये प्रॉम्प्ट आने का मतलब क्या है भाई? तो वो चीज़ थोड़ी अजीब सी लगी। उसका फिक्स ये था कि अगर आपने शुरुआत में कई सारे ऐप्स को डिसेबल किया है तो उसको डिसेबल ना करें, बट उसकी नोटिफिकेशंस को हाइड कर दे। जैसे पाम स्टोर वगैरह ऐड वाली नोटिफिकेशंस देते हैं तो उसकी नोटिफिकेशंस को ब्लॉक कर दीजिए। मतलब इतना दिमाग लगाना पड़ रहा था ना कुछ कुछ चीज़ों को जैसे अपने हिसाब से बनाने के लिए, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया उसके सॉफ्टवेयर पे कि भाई यार ये क्या, मतलब ये क्या है यार, अपनी मर्जी से मुझे चलाने तो दो भाई, मेरे को नोवा ही लॉन्चर चलाना है, तो क्या मैं नोवा लॉन्चर नहीं चला सकता? क्या ज़बरदस्ती मेरे को इन्फिनिक्स का ही लॉन्चर चलाना है क्या? तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी एक मतलब दुखद वाली बात लगी, बट बाकी काफ़ी हद तक मेरे को सही सा एक्सपीरियंस लगा। एंड सॉफ्टवेयर में एज सच जो अगर आप इसके डिफ़ॉल्ट लॉन्चर को यूज़ करोगे, जो कि मैंने काफ़ी हद तक यूज़ करा, ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ते तो मैं इसका डिफ़ॉल्ट लॉन्चर ही चला रहा था, तो काफ़ी हद तक ठीक लगता है। बट जब आप उस पर लेफ्ट स्वाइप करते हो और वो जो रिकमेंडेशंस वगैरह आ रही होती है ना, मुझे पर्सनली पता है लेफ्ट स्वाइप करने पे जो गूगल की न्यूज़ फीड आती है वो बढ़िया लगती है। वो एक ऑप्शन होना चाहिए था। अब तो सैमसंग भी यार वो ऑप्शन देने लग गया, तो आई थिंक इन्फिनिक्स को भी ऑप्शन देना चाहिए कि बंदा उसको चूज़ करके वहाँ पे गूगल की न्यूज़ फीड लगा सके। वो ऑनेस्टली मुझे काफ़ी तक सही लगता है, वो बढ़िया न्यूज़ क्यूरेट करके देता है। बट ठीक है, अब मतलब नहीं है तो क्या कर सकते हैं।
इसी के अलावा अगर बात करें कनेक्टिविटी के बारे में, ये सपोर्ट करता है वोल्टी को, वियो वाईफाई को, ड्यूल बैंड वाईफाई को, ब्लूटूथ 5.0 को, एफएम रेडियो को और यूएसबी ओटीजी को भी। यहाँ पे कोई एनएफसी नहीं दे रखा है और 4G प्लस यानी कि कैरियर एग्रीगेशन का भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, तो वो थोड़ी दुखद सी बात है। और उसी के अलावा मैक्सिमम जो 4G स्पीड्स थे वो काफ़ी हद तक रिस्पेक्टेबल थे, बट एकदम छतफाड़ स्पेक्टेकुलर नहीं थे। और अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं और आप ये फ़ोन ले रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, यानी ट्रैवल यानी हल्का फुल्का ट्रैवल नहीं, इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हैं, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें ऑन पेपर तो सारे बैंड सपोर्टेड है, बट कुछ कुछ जगहों पे आपको उस तरीके का 4G रिसेप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो आप थोड़ा अपना बजट बढ़ाइए, और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर ही रहे हो, इतना पैसा है ही कि आप फ्लाइट की टिकटों में लगा सकते हो, तो भाई आप थोड़ा और महंगा फ़ोन खरीद लो ना। ये फ़ोन उनके लिए जो बजट में बढ़िया चीज़ें चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी है जो इंटरनेशनल फ्लाइट बार बार पकड़ रहे हैं। भाई टारगेट ऑडियंस समझो यार अरे अमीर बनो अमीर। तो ये बात समझने लायक है कि इसमें अगर आप बहुत ही मतलब इधर उधर जा रहे हैं और बहुत अलग अलग देशों में जा रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बैंड्स में दिक्कत शायद देखने को मिले, बट एज सच यहाँ पे इस फ़ोन को अगर जैसे आप भारत में यूज़ करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। और इस फ़ोन के भी यार एक और वर्जन है, इसका एक NFC वाला वर्जन भी है, तो हो सकता है उसमें बैंड्स, जो ये सारे बैंड्स हैं उसमें शायद से अलग तरीके से और काम करते हो, एक्स्ट्रा बैंड्स हो उसमें, तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो है ही भाई। सेंसर्स के मामले में कोई कमी नहीं की गई है। ई कंपास इसके अंदर है, गायरोस्कोप है, जी सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, एम्बिएंट लाइट सेंसर है, और जो भैया टेक सेवी यूजर्स हैं उनके लिए ये रही एक छोटी सी फोटो जिसमें कि सारे LTE बैंड्स जो इसमें सपोर्टेड है वो है। आप देखिए और आप डिसाइड कर लीजिए आपको लेना है कि नहीं लेना है, सारी डिटेल्स आपके सामने है। और इसके अलावा सेंसर्स काफी तक सारे बढ़िया काम करते हैं, और जो सिग्नल रिसेप्शन है इसकी और कॉल क्वालिटी है वो भी काफी हद तक बढ़िया था। आइए बात करते हैं फाइनली प्राइसिंग के बारे में कि भाई कितने का है ये फोन। तो इसका सिर्फ एक वेरिएंट है जो कि भारत में उपलब्ध है, 8/256 GB वाला वेरिएंट। ऑनेस्टली यार 6/128 भी एक होता तो वो थोड़ा और सस्ते में मिल जाता, बट 8/256 भी इसका काफ़ी सस्ते और सही प्राइसिंग पे मिल रहा है। आपको 16,999 पे ये 8/256 वाला वेरिएंट मिल रहा है इसका, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी तक एक बढ़िया डील है, बिकॉज आपको इतनी ज़्यादा स्टोरेज मिल रही है तो सब कुछ मिल रहा है। बट अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी शायद से ये प्रायोरिटीज़ नहीं है कि आपको इतना स्टोरेज चाहिए, इतनी रैम चाहिए, उतनी बड़ी बढ़िया वाली डिस्प्ले चाहिए, फ्रंट कैमरा इतना छत फाड़ चाहिए, अगर आपको ये सब नहीं चाहिए ज़िंदगी में, आपको कुछ और चाहिए, तो आप और पैसा लगा के कुछ और ले सकते हैं, या फिर कम पैसा लगा के इन्फिनिक्स के ही कैटलॉग में और फोन्स देख सकते हैं, या फिर अन्य स्मार्टफोन मेकर से और फोन्स दे सकते हैं। मेरा तो यार ये मानना है कि सब कुछ देखो फिर चुनो, लाइक सब कुछ रिसर्च क्या करो। हो सकता है कि आपका एक पर्टिकुलर कोई यूज केस हो और उसको कोई एक पर्टिकुलर फोन मीट कर रहा हो। अब जैसे कोई बहुत छोटे छोटे हैंडी फोन होते हैं, उनकी बैटरी लाइफ वर्स होती है। क्यों? उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2500 या 3000 mAh की बैटरियाँ होती हैं, उनमें डिस्प्ले छोटी होती है, उनमें कई मामलों में उनमें परफॉर्मेंस भी बढ़िया नहीं होता। बट हो सकता है कोई व्यक्ति बाहर कहीं पे बैठा हो किसी कोने में जिसको वो हैंडी फोन ही चाहिए, उसके लिए वो फोन बेस्ट है भाई। उसको बैटरी से कोई मतलब नहीं, उसको बैकअप फोन चाहिए सिर्फ कॉल करने के लिए, हैंडी फोन चाहिए, तो उसके लिए वो हो सकता है वो फोन बेस्ट हो सकता है कि कोई एक यूजर किसी कोने में बैठा हो जिसको डिस्प्ले पे वीडियोस देखनी है, बढ़िया तरीके से स्टीरियो साउंड चाहिए, फ्रंट कैमरा बढ़िया चाहिए, उस व्यक्ति के लिए ये फोन बेस्ट है। तो ये समझना जरूरी है कि सब लोग अलग होते हैं, उनके लिए जिंदगी में अलग अलग चीजें बेस्ट हो सकती हैं। तो अपना सब कुछ देखो भाई कि आपको क्या चाहिए, क्या इसमें जो जो बढ़िया है वो आपकी नीड्स को मीट कर रहा है कि नहीं, ये देखो। जरूरतें पूरी होनी चाहिए भैया। इसके अंदर एक बढ़िया 1 हैंडेड मोड इन्होंने दे रखा है, काफी हद तक सही बात है। 6/128 GB का ऑप्शन होता तो किसी को कोई नुकसान नहीं हो जाता यार, शायद से और सेल्स हो जाती, 14-15 हज़ार पे मिल जाता, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर नॉन गेमर्स कोई होते तो वो डेफिनेटली यार 90 हर्ट्ज के मुकाबले 60 हर्ट्ज एमोलेड पैनल को पसंद करते बेटर व्यूइंग के लिए, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर हम कंपैरिजन ही करने बैठेंगे तो Redmi Note 10 Pro में इसके मुकाबले बढ़िया डिस्प्ले है, कैरियर एग्रीगेशन भी उसके अंदर है, थोड़ी बहुत चीज़ें उसके अंदर भी इसके मुकाबले बढ़िया है। बट अगर आप प्राइस टू परफॉर्मेंस वाली बात करोगे तो भैया Note 10 Pro जो है इन्फिनिक्स का, वो काफ़ी हद तक ग्रेट वैल्यू फॉर मनी है। और जिस प्राइस पे आपको 8/256 ये दे रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक बात है। और जो सेल्फी कैमरा भाई इस प्राइस पॉइंट पे गॉड लेवल का है, तो वो बढ़िया है भाई। डिज़ाइन के मामले में इसको डिज़ाइन अवार्ड मिला था 2021 का, और डिज़ाइन डेफिनेटली सुंदर है। मतलब कोई देखेगा तो उसको एक बार दो बार पूछेगा कि हाँ भाई डिज़ाइन कौन सा फ़ोन है, सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है देखने में। तो उस मामले में उन्होंने काफ़ी हद तक बढ़िया काम करा है। और इसके अलावा टू सम अप, कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन लवर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो लोग तो भैया पहले ही, मतलब आपको पहले ही वीडियो बंद कर देना था यार, तुमने तो स्नैक्स वैक्स 2-3 बार खत्म कर दूंगा, अब तक इतना नहीं देखना था। कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन लवर्स भाई, तुम्हारे लिए फ़ोन अब बनना बंद हो गए हैं।
ठीक है, मेरे जैसी हो तुम लोग, ऐसे किले में कोने पड़े रहते हो। Every 60 seconds in Africa, a minute passes. Together we can stop this. पर दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े फोन पसंद करने वाले लोगों के लिए बड़ा फोन है काफी हद तक। और who should buy, भाई किसको लेना चाहिए, तो मैंने ये सब एक्सप्लेन कर दिया कि भाई किसको लेना चाहिए। आपको बड़ा फोन चाहिए, अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए, आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बढ़िया चाहिए, और आप खुद सोचो कि फ्रंट कैमरा इतना बढ़िया, तो अगर आप कोई भी जूम कॉल कर रहे होगे, मीट कॉल कर रहे होगे, कोई भी टीम्स कॉल कर रहे होगे, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक सही आएगा। एंड ये चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस या फिर वर्क फ्रॉम होम का जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़िया कर देंगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर कीजिए, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे वो एक छोटी सी प्यारी सी घंटी है कोने में, वो लोनली फील कर रही है क्योंकि मैं वीडियो ही इतनी कम डालता हूँ। प्लीज मेरे ऊपर मजाक कम उड़ाए और उसको जरा जाके बजा दीजिए उस घंटी को, और नीचे कमेंट्स में मुझे बता दीजिए आपको और क्या क्या देखना है, क्योंकि मैं तो वो बनाने वाला हूँ ही नहीं। मैं अपनी मर्जी का मालिक, मेरे को जब जहाँ जिस चीज़ पे दिल आएगा और टाइम मिलेगा मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो वो देखने अगर आपको आना है आप आ सकते हैं, यू आर इन्वाइटेड। और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए। मम्मी मेरी शादी कर दो मई जून जुलाई में, मम्मी मेरा दिल नहीं लगता कॉलेज की पढ़ाई में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।